आप मुश्तबा खोमेनी से नेगोशिएट करना चाहते हो, जिसके फादर को आपने कुछ महीने पहले मारा है। तो क्या हम्म। मुश्तबा खोमेनी बात करने को तैयार होगा? ठीक है, तो अमेरिका हैज लॉस्ट ऑल रेलेवेंस। कोई भी बात बोलता है अपनी वादे पे, वो खरा नहीं उतर रहा है। इंडिया इसका मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बदला नहीं लेने वाला है। और इसराइल ने विदाउट वार्निंग उस पर हमला किया, जिसके अंदर कम से कम 12 से 15 अमेरिकन सेलर्स मारे गए थे। अमेरिकन नेवी को पता था कि ये इंडियंस ही हैं, और वो बार बार रेडियो पे मैसेज पास कर रहे हैं। तो पहली चीज तो मैं ये बोलूंगा कि अगर ब्लॉकेड लगा है तो वहां हरकत नहीं करनी चाहिए थी। नमस्कार और क्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राम अवतार पांडे। स्टेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान का ब्लॉकेट है, तो वहीं गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नेवल ब्लॉकेट लगा रखा है। बीते दिन अमेरिका ने एक शिप पर हमला किया जिस पर भारतीय मौजूद थे। उसमें से 3 की जान भी चली गई है और 21 को बचाया जा चुका है। आज रणक्षेत्र में हम समझेंगे कि नेवल ब्लॉकेड क्या होता है, क्या अमेरिका को जरूरी था उस शिप पर हमला करना, और इन सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप के ट्रूथ सोशल पर लिखे हुए एक बैंक की भी बात करेंगे जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का भी मेंशन किया है। इन सभी पहलुओं को समझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेजर समरपाल सिंह तूर। स्वागत है सर। जय हिंद राम, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया सर, जय हिंद। सर, सबसे पहले आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि जो अमेरिका कहता है कि उसने नेवल ब्लॉकेट लगा रखा है, इसका क्या मतलब है? देखिए, जब दो मुल्कों के बीच जंग छिड़ती है, तो हम्म। जो मुल्क वहां पे डोमिनेट करना चाहता है, वो वहां पे सभी जो ट्रेडिंग वाली शिप्स होती हैं हम्म। उसको ना उस मुल्क की तरफ आने देता है, ना उस मुल्क से किसी को वहां से जाने देता है। तो हम्म। आवाजाही पे पूरी पाबंदी लग जाती है। उसके बाद जो इनकी कोस्टल लाइन है, पोर्ट है, मैरिटाइम एरियाज है, तो ये हम्म। सब पे पाबंदियां लग जाती हैं और किसी को जाने नहीं देते। इसका मुद्दा ये क्यों करते हैं? ताकि जो भी इंपॉर्टेंट सप्लाईज हैं, हथियार हो गया, फ्यूल हो गया, ट्रेड हो गया, वो दुश्मन के मुल्क में ना पहुंच सके। इससे क्या जी। होगा? दुश्मन के मुल्क की इकोनॉमी पे प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि चीजों की कमी होने लग जाएगी। फिर हम्म। जो उनकी मिलिट्री है, उसको भी ये ट्रेड रूट के जरिए ही उसका असला बारूद आएगा, ठीक है, या रॉ हम्म। मटेरियल आएगा। तो फिर मिलिट्री को आइसोलेट कर देते हैं, उनकी नेवी को अलग थलग कर देते हैं। ठीक है, तो लोग और सामान दोनों की आवाजाहियों पे ब्लॉकेड लगता है। ये वर्ल्ड वॉर 1 में भी हुआ था, ये वर्ल्ड वॉर 2 में भी हुआ था। ठीक है, और जर्मनी के खिलाफ जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, तो ब्लॉकेड जर्मनी के खिलाफ भी इन्होंने एलाइड नेशंस ने किया था। ठीक है, जी। तो इसके अंदर क्या होता है कि पेट्रोलिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। हम्म। जगह जगह रोक के इंस्पेक्शन करते हैं शिप्स की। जो मर्चेंट शिप्स बहुत किलोमीटर पहले पहले से ही अपना चल पड़ी हैं, उनको हम्म। 500 किलोमीटर दूर पहले ही बोलने लग जाते कि आप ये वाले मुल्क में हॉल्ट ले लो, यहाँ लड़ाई चल रही हम्म। है, इधर नहीं आओ। ठीक है, तो ओके। बेसिकली वो डिनाई करते हैं एक्सेस टू वो जो मुल्क के साथ जिसके खिलाफ जंग लड़ी है, कि वहां पे पोर्ट्स को डिनाई करते हैं। अब इनके पोर्ट में नहीं हम्म। आ सकते हो आप। मतलब अगर कोई कार्गो लेके जा रहा है, तो कार्गो हम्म। सीज कर लेना, कंटेनर्स को सीज कर लेना कि भाई ये सामान नहीं जाएगा, है ना। तो इसमें यूज ऑफ फोर्स आखिरी विकल्प होता है, ताकि हम्म। ब्लॉकेड को इंप्लीमेंट किया जा सके और कोई उनके आदेश को मतलब ना माने। वो स्थिति को अवॉइड करने के लिए ये एक दो उदाहरण के तौर पे ऐसे हमले करते, ताकि उस हमले को देख के ये कंट्रोल्ड हमले होते हैं, ताकि जान जी। माल का भी नुकसान ना हो, और या तो किश्ती डूब जाए या नुकसान हो जाए, तो ये सबको एक मैसेज चला जाता है कि देखें, अगर आप भी आए तो ये अंजाम होगा। सर, तो अभी इसकी बात हुई है। बीते दिन हम्म। बीते दिन अमेरिका ने एक वेसल था, स्टीलियो करके, उस पर कार्रवाई की। उस पर भारतीय क्रू भी था जिसमें से 3 लोगों की जान भी चली गई।
अब ये बात उठ रही है कि क्या ये उन पर हमला करना या उन पर फायर करना जरूरी था? देखें, जब जब बोल दिया गया कि ब्लॉकेड है, तब वो हम्म। रास्ते से क्यों जा रहे हो? आप क्यों रिस्क हम्म। ले रहे हो? ऊपर से किसी दूसरे मुल्क का झंडा, और उस हम्म। मुल्क ने ये किश्ती को किसी तीसरे मुल्क से लीज पे लिया हुआ है। ओके। तो ये और फिर देखिए, गल्फ में इक्वेशन ये है कि सबसे ज्यादा इंडियन सेलर्स मौजूद हैं इन स्ट्रेट ऑफ हम्म। हॉर्मूज में। ठीक है, इंडियन हम्म। मर्चेंट क्रूज बहुत ज्यादा है। ठीक है, इंडियन हम्म। मैरिटाइम वर्कर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो जब भी इस रीजन में जब युद्ध लगता है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो इंडियन स्टेक होल्डर्स और इंडियन कंपनीज जो मर्चेंट नेवी मैन पावर वाली कंपनियां हैं, दे हम्म। टेक अ हिट। उनके उनका घाटा पहले होता है। और हम्म। इंडिया दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर है मैरिटाइम मैन पावर को लेके। ठीक है, इसमें ओके। हजारों इंडियंस मतलब गल्फ नेशन में काम कर रहे हैं। और 90% जो कमर्शियल वेसल्स हैं उसमें ज्यादातर इंडिया की ही मैन पावर यूज हो रही है, सेलर्स की। ठीक है, तो ओके। आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का नाम ले लें, आप अरेबियन सी देख लें, आप गल्फ की शिपिंग लेन्स देख लें, तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक कंसर्न तो है। ठीक है, जब मिसाइल्स आजू बाजू उड़ रही हैं तो यस, टेंशन वाली बात है। और पहला विक्टिम इसमें कौन बनेगा? कोई जनरल नहीं बनता है, कोई पॉलिटिशियन नहीं बनता है। इसमें सिर्फ सेलर्स, हम्म। मैरिटाइम इंजीनियर्स और मर्चेंट नेवी के सीमैन, ये लोग ही यहाँ पे विक्टिम होते हैं। और ये जो भी सी फेरर्स हैं, इनकी इंश्योरेंस वो कंपनी में ही होता है जिन्होंने इन्हें नौकरी पे रखा है। और वो कंपनियों का जरूरी नहीं है कि उसी मुल्क की शिप हो, ये आगे किसी तीसरे मुल्क से लीज पे ले लेते हैं और इंडियंस को बोलते हैं कि ये आपकी टीम है, अब आप ये शिप को चलाएं हमारी कंपनी के लिए, और हमारे लिए ऑयल गल्फ ऑफ हॉर्मूज से लेके आए और जाए। राम, मैं आपको एक पहलू और बताना चाहता हूं कि जी। हमें जल्दबाजी में स्टेटमेंट नहीं देनी है। क्योंकि देखिए, हम्म। अभी इन्वेस्टिगेशन होगी इसमें। देखिए, एक तो जो शिप है वो किसी तीसरी कंट्री की है, जिसको लीज पे किसी दूसरे मुल्क ने लिया हुआ है। उस मुल्क में जो कंपनी है, मैरिटाइम कंपनी, उसने इंडियंस को हायर किया है उनके मैरिटाइम ऑपरेशंस चलाने के लिए, जिसका ये ऑयल जी। टैंकर उन्होंने लीज पे लिया हुआ है। तो देखिए, अलग अलग कंट्रीज इन्वॉल्व हैं इसमें। और जिस तरीके से अमेरिका ने अब देखना है कि मंशा, इंटेंशन, इरादा, ठीक है, मोटिव, ये क्यों हम्म। किया। और यदि अमेरिकन नेवी को पता था कि ये इंडियंस ही हैं और वो बार बार रेडियो पे मैसेज पास कर रहे हैं, तो पहली चीज तो मैं ये बोलूंगा कि अगर ब्लॉकेड लगा है तो वहां हरकत नहीं करनी चाहिए थी, नंबर एक। हम्म। अगर हरकत की है तो क्या आपने अमेरिकन नेवी को इन्फॉर्म किया? क्या आपने ईरानियन नेवी को इन्फॉर्म किया? क्या प्रोटोकॉल्स यहां पे फॉलो हुए? और यदि अगर प्रोटोकॉल नहीं फॉलो हुए उसके बावजूद, क्या अमेरिकन को पता था कि ये इंडियंस हैं, निहत्ते हैं? और ये थ्रेट असेसमेंट उन्होंने कैसे अनुमान लगाया कि ये शिप थ्रेट है? उन्होंने क्यों इस पे मतलब हमला किया? तो बहुत सारे पहलू आते हैं इसके अंदर अंतर्गत, और इसकी थरो इन्वेस्टिगेशन होगी। और मैं आपको एक चीज दावे के साथ कह दूं, डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया जाएगा, अकाउंटेबिलिटी पूछी जाएगी, कॉम्पनसेशन दी जाएगी फैमिलीज को। पर अगर हम उम्मीद कर रहे हैं कि अमेरिका इस चीज को लेके माफी मांगेगा, मुझे नहीं लगता ये होने वाला है। और अगर हम इसराइल का 6 डे वॉर, यॉम किपुर वॉर भी देखे हैं, तो मेडिटेरेनियन सी में अमेरिका की एक युद्ध पोत वहां पे मौजूद थी, और इसराइल ने विदाउट वार्निंग उस पर हमला किया, जिसके अंदर कम से कम 12 से 15 अमेरिकन सेलर्स मारे गए थे। उसको भी मन में रखते हुए इसराइल ने कोई पब्लिक अपॉलॉजी नहीं दी, कोई स्टेटमेंट नहीं दी, पर हां, फैमिलीज को कॉम्पनसेट किया गया। और बैकडोर डिप्लोमैटिक चैनल के जरिए
ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी इजराइल और अमेरिका की, वो कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पे ये बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए इन्होंने रिजॉल्व किया था। तो इधर भी यही होगा। पहले भी इटली के खिलाफ ये हुआ है, अब भी हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये पॉइंट जाएगा। यूएन को ये इतला हो चुकी है इस इंसिडेंट को लेके। यूएन कितना हावी होता है अमेरिकन नेवी पे, या उनसे क्या सवाल जवाब मांगेगा, वो अब समय ही बताएगा। पर यस, इंडिया ने स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया है। इनके एक एनवॉय को इंडिया ने समन भी किया है, जिसको फटकार भी लगाई और एक्सप्लेनेशन भी मांगा है। तो अभी एक्सप्लेनेशन अवेटेड है और अमेरिकन खुद इन्वेस्टिगेट करके इसका जवाब और रिप्लाई देंगे ऑफिशियली कि हुआ क्या था। उसके बाद हम एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे सकते हैं। पर फिलहाल इट इज वेरी अर्ली। और जो लोग बदला बदला लेने की बातें कर रहे हैं और जो उकसाने की बातें कर रहे हैं, तो मैं एक चीज बता दूं कि डिप्लोमेटिकली स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये टेबल पे बैठ के बात होगी, अकाउंटेबिलिटी और कॉम्पनसेशन डेफिनेटली दिया जाएगा। पर जी यह भी इंश्योर किया जाएगा कि ये दोबारा रिपीट ना हो, और यदि रिपीट हुआ तो उसके पहलू भी मेंशन किए जाएंगे कि फिर क्या क्या इसके परिणाम निकल के आएंगे और फिर क्या चेंज ऑफ पॉलिसी होगी और इंडिया की चेंज ऑफ अप्रोच क्यों होगी। हालांकि भारत ने अमेरिका की जो ये घटना हुई है उस पर संज्ञान लेते हुए अपना विरोध भी बहुत ही कड़ा दर्ज किया है सर इस पे। देखिए, मैं इतना ही बोलूंगा कि कुछ साल पहले इटली के कुछ सेलर्स ने हमारे इंडियन फिशर फिशरमैन पे गोलियां चलाई थी, जिसमें कि जी जो जो वार्निंग दी वो फिशरमैन ने वैसे कंप्लाई किया। उन्होंने अपने हाथ भी ऊपर पूरे टाइम खड़े करके रखे और कोई ऐसी उटपटांग हरकत नहीं की जिसपे शक के घेरे में उन पे फायर किया जाए। उसके बावजूद एक सेलर ने फायर खोल दिया और डेथ भी हो गई। फिर वो सेलर्स को हम कैप्चर करके इंडिया में लेके आए, क्योंकि इंडियन वाटर्स के आसपास हुआ था ये। और जो इंडियन सेलर्स मारे गए, जो फिशरमैन थे, उनकी फैमिलीज को कॉम्पनसेशन भी दिया इटली ने। इस सेलर के ऊपर मुकदमा भी चला, इसने 4-5 साल जेल भी काटी, रिगरस इम्प्रिजनमेंट। और उसके बाद इसको ट्रांसफर कर दिया गया इटली में, इटली के जेल में। उसमें भी हर महीने इंडिया के कोर्ट में रिपोर्ट जाती थी कि ये देखे, ये बंदा इसके अगेंस्ट ये इटली के जेल में ही है, ये बाहर नहीं छोड़ा है उन्होंने। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या है कि ये अब बहुत ही सेंसिटिव मामला बन गया है। और साउथ में जितने भी ये ऑडियंस देख रहे हैं साउथ में, अब वो कह रहे हैं कि इफ इट हैड बीन पाकिस्तान वीड बी हियरिंग एंडलेस कॉल्स फॉर रिटेलिएशन एंड डिस्प्ले ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, बट बिकॉज इट इज द यूएस, अ कंडमनेशन सीम्स टू बी इनफ फॉर मेनी पीपल। नेशनलिज्म शुडंट बी सिलेक्टिव, whether the country involved is Pakistan or the US or anyone else, an Indian life has the same value. So the response shouldn't depend upon how powerful the other side is. अब कई लोग ये पहलू बता के मामले को तूल भी देना चाहते हैं कि इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन एग्जैजरेट किया जाए। ठीक है, हाउएवर मैं आपको एक बात बता दूं कि इंडिया और अमेरिका के जो रिश्ते हैं, ठीक है, इसको मन में रखते हुए देखिए, हमारा ये रिश्ते कोऑपरेशन इन डिफेंस है, इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, ट्रेड और इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो मतलब ऐसा इंडियन गवर्नमेंट कोई हरकत नहीं करेगी जिसमें कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वर्थ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स मतलब दाव पे लग जाए। देखिए, ये ट्रैजिक इंसिडेंट तो है ही है, मैं ये नहीं कह रहा ट्रैजिक नहीं है, बट ये प्रूव होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन में कि अमेरिकन नेवी को पता चल गया था कि ये इंडियन है, उसके बाद इन्होंने फायर किया, तब दे विल बी चार्ज, तब इन पे वॉर क्राइम्स लगेंगी और इंडिया इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। अमेरिकन ऑल्सो नो इट और इंडिया ऑल्सो नोज इट।
ये मामला ऐसे शांत नहीं होने वाला है। सर बात करते हैं अब ईरान युद्ध की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो खर्ग आइलैंड पर कार्रवाई करेंगे, फिर थोड़ी देर में कहते हैं नहीं नहीं बात हो रही है, अब कोई कार्रवाई नहीं होगी और इसके लिए तमाम लोग राजी हो गए। ये जो पल पल में बदल जाते हैं, इनके इन बयानों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पल पल जब आप बयानबाजी बदल लेते हो तो आपको झूठा करार कर दिया जाता है, आपको पॉलिटिकली आपकी क्रेडिबिलिटी रेटिंग्स ड्रॉप हो जाती है, आपका एक विश्वसनीय लीडर का जो आपका ओहदा है और उसका स्तर नीचे हो जाता है। बहुत सारी रिपरकशंस होती हैं इससे। ठीक है, तो जायज सी बात है कि आप इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके कि आप रेलेवेंस खो बैठे हो। ठीक है, तो अमेरिका हैज लॉस्ट ऑल रेलेवेंस। कोई भी बात बोलता है अपनी वादे पे वो खरा नहीं उतर रहा है। और देखिए, जहां तक ईरान की ये जो युद्ध है, आ, ये युद्ध अभी नहीं खत्म हुआ है, ना ये अभी खत्म होने वाला है। और अगर इसका युद्ध विराम कर भी लिया तो किससे युद्ध विराम करना चाहती है अमेरिका? मुश्तबा खोमेनी से? आप उन लीडरों से पीस डील करना चाहते हो जिसे आप हटाना चाहते हो, तो आप उन्हें लेजिटिमाइज कर रहे हो, आप उन्हें रिकॉग्निशन दे रहे हो कि हाँ यही लीडर है ईरान के। तो क्या नेगोशिएशन होगी? नंबर एक, अगर होगी तो किसके साथ होगी? आप मुश्तबा खोमेनी से नेगोशिएट करना चाहते हो जिसके फादर को आपने कुछ महीने पहले मारा है, तो क्या मुश्तबा खोमेनी बात करने को तैयार होगा? दूसरा, जो मोसैक डॉक्ट्रिन है, मोसैक डॉक्ट्रिन को मन में रखते हुए देखा जाए तो कोई चांस ही नहीं है कि यहां पे कोई पीस की टॉक हो या कोई इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है, तो ये सारी चीजों को मन में रखते हुए ईरान या तो अल तकिया फॉलो कर रहा है, वो भी टैक्टिकल ब्रेक लेगा, इनसे झूठ बोल के हाँ में हाँ मिलाएगा, और जब उसके पक्ष में हालात ठीक लगेंगे वो दोबारा वार करेगा अमेरिका के ऊपर। और सर कुड आपने भी कि दो ये बोल टर्म्स दे कि यूज आईआरजीसी पे हमारा कंट्रोल नहीं है और उन्होंने उनके लीडर ने अपनी मर्जी से आप पे हमला किया है, तो हम चीजों को अभी कंट्रोल में ले रहे हैं। ये भी एक सर बहाना हो आपने सकता दो बातें कही, मोसैक की बात कही और अल्तमा की बात कही, ये दोनों थ्योरीज क्या है जिसे ईरान अभी फॉलो कर रहा है? देखिए, मोसैक डॉक्ट्रिन बनाया गया है जब इराक के खिलाफ अमेरिका ने जंग की थी दूसरी बार 2002 में, तब जब सद्दाम हुसैन को इन्होंने गिराया अब उसकी पावर से, तो उन्होंने देखा कि पूरी इराकी मिलिट्री की रेजिस्टेंस रातों रात गायब हो गई, उसमें कोई डायरेक्शनलेस हो गई, कोई लीडर नहीं था, आदेश देने वाला कोई नहीं था, वो आदेश किसका मानते, तो ब्लैंक पड़ गए थे। मोसैक डॉक्ट्रिन लारीजानी ने तब बनाई जब राहुल्ला खोमेनी ने बोला, लीडर ऑफ ईरान ने बोला कि जब जनरल सुलेमानी को मारा गया, तो जब जनरल सुलेमानी को मारा गया तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो मोसैक डॉक्ट्रिन को अपने उसमें पक्ष में लाएंगे, क्योंकि उन्होंने देखा हिजबुल्लाह की लीडरशिप को जाते हुए। और जब कोई भी नहीं था हिजबुल्लाह को लीड करने के लिए, तब कुद्स फोर्स और आईआरजीसी के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स लेबनान गए और हिजबुल्लाह को वापस बैक ट्रैक पे लाए। तो उन्होंने अब क्या किया है, उन्होंने इंडिपेंडेंट जो इनके जूनियर लीडरशिप है, बोला है कि यदि टॉप ब्रास मारी जाती है तो जो डिव कमांडर है, जो स्टेट में जो उस स्टेट का या डिस्ट्रिक्ट का हेड है, उसके अंडर इंडिपेंडेंट पावर आ जाएगी कि वो अब अपनी मर्जी से आखिरी दम तक आखिरी बंदे को इस्तेमाल करते हुए ईरान के लिए लड़ाई जंग लड़ेगा। इस दौरान यदि कोई पॉलिटिकल टॉप ब्रास बोल भी देता है कि नहीं पीस टॉक करेंगे, तो वो उसकी रेलेवेंस नहीं होगी, आपको लड़ाई जारी रखनी है। क्योंकि ये अल्टीमेट था कि जब ये खोमेनी को मारेंगे तब ये इंप्लीमेंट होगा, और ये तब इंप्लीमेंट हुआ। अब मुश्तबा खोमेनी कोई आदेश दे या ना दे,
आईआरजीसी के लीडर्स को यह आदेश है कि आपने जंग जारी रखनी है। अगर कोई आपको जंग रोकने को भी बोले तो आप रुकोगे नहीं, आपने अपनी लड़ाई लड़नी है। तो गलीबफ पहले आईआरजीसी का ही हिस्सा थे। अब गलीबफ ने बोला कि भाई आपने मुझे इतना सीनियर पॉलिटिशियन का ओहदा दिया है, पर मेरी कोई बात ही नहीं मान रहा, मेरा कोई सलाह मशवरा ही नहीं ले रहा है, तो मेरा उस पॉलिटिकल पोजीशन पे मतलब क्या? क्योंकि सब कुछ तो आईआरजीसी डिसाइड कर रही है। और माइंड यू, ये पहले आईआरजीसी का हेड था ये गलीबफ। अब जी गलीबफ ने बिल्कुल। अपना इस्तीफा दे दिया कि भाई मेरा तो कोई मतलब नहीं। अगराची वो समय खरीदने के लिए वो तराजू के मुताबिक बैलेंस मेंटेन कर रहा था कि ज्यादा भी एक्सट्रीम नहीं होना है, बीच में रहना है और अपनी डिप्लोमेटिक पोजीशन बनाए रखनी है वर्ल्ड स्टेज पे। ओपनली वो कुछ गलत बोल ही नहीं रहा है, अमेरिका को बोल रहा है कि रोक दो रोक दो रोक दो, पर सरेंडर की कोई बात ही नहीं हो रही आगे। तो देखिए ये सारी चीजें हो रही हैं और मैं आपको बता रहा हूं कि ये जिस तरीके से अमेरिका ने सीज फायर को फॉलो किया है, ईरान भी मौका ढूंढ रहा है कि बीच में लड़ाई के जंग के दौरान थोड़ा ब्रेक मिले ताकि ये दोबारा तैयारी के साथ रेडी हो जाए। तो बेसिकली ईरान हैज सर्वाइव्ड। लोगों को लग रहा था ईरान सर्वाइव नहीं करेगा, ईरान हैज सर्वाइव्ड। ठीक है। और मतलब बड़े लोगों ने प्रिडिक्ट किया था कि रिजीम कोलैप्स हो जाएगी, ईरान की खत्म है कहानी। हालांकि मैंने इतना प्रिडिक्ट किया था कि ये वॉर ऑफ द क्रूसेड्स है। ये जंग वेस्टर्न कंट्रीज को जीतनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि अब नहीं जीते, ये कुछ डिसाइसिव नहीं निकला, तो यही जंग आने वाले 20 से 30 साल में पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे आ जाएगी, जिसमें कि ये सारे अलग अलग गुट मिलके हम पे हमला करेंगे। क्योंकि आप देखिए पूरे रीजन में नॉन मुस्लिम कंट्री कौन कौन सी हैं। वेस्टर्न कॉन्टिनेंट पे तो यूएसए हो गया, फिर आप यूरोप लगा लें, उसके अलावा और कौन है? इजराइल मिडिल ईस्ट में नॉन मुस्लिम कंट्री है। उसके बाद किसका नंबर आता है पूरे कॉन्टिनेंट में? इजराइल के बाद इंडिया है जो नॉन मुस्लिम मुल्क है। तो टारगेट ही इजराइल और इंडिया है। इंडिया के लिए समय है, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन सुन्नी की है, तो सुन्नी और शिया डिवाइड की वजह से अभी सब कुछ डिले हो रहा है। अगर सर आपने जीसीसी कंट्री आपने पाकिस्तान का नाम लिया तो मुझे ट्रू सोशल पे जो डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है उसका मेरा ध्यान आया कि उन्होंने लिखा है कि भाई पाकिस्तान सभी जो कंट्रीज हैं, जो जितने भी इम्पेक्ट हैं, सब में बात हुई है और उसमें उन्होंने पाकिस्तान भी मेंशन किया है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को हवा भी लगती होगी कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, या पाकिस्तान का कोई रोल भी होता होगा। देखिए, पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस इसलिए दी जा रही है क्योंकि उसने पूरा क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट अपने सर पे लिया हुआ है और इसमें डोनाल्ड ट्रंप की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। उसका जितना भी काला पैसा है वो पाकिस्तान में स्टैब्लिश्ड क्रिप्टो करेंसी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, वो ट्रंप का ब्लैक का पैसा व्हाइट में कन्वर्ट होने वाला है। तो चाहे पाकिस्तान कुछ ऑफर करे ना करे, ये क्रिप्टो ट्रेड जरूर एक फायदा पहुंचाने वाली है प्रेसिडेंट ट्रंप को, उसके निजी बिजनेस को लेके, ना कि अमेरिका को लेके। अमेरिका का इसमें शायद ही कुछ भला हो, बट एज प्रेसिडेंट ट्रंप जो व्यापारी है, उसके व्यापार को पाकिस्तान के ये जो क्रिप्टो करेंसी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो इसलिए वो फेवरेट फील्ड मार्शल बना हुआ है और फेवरेट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर। तो ये कुछ पल तक ही है। उसके बाद देखिए अभी जिस तरीके से गिलगिट बाल्टिस्तान में आवाजें उठ रही हैं, ठीक है, जो अनरेस्ट हो रहा है, तो आजाद कश्मीर का तो एक मॉडल टेरिटरी। बेसिकली अगर कोई पूछे कि कॉलोनाइजेशन आज की तारीख में मौजूद है, तो हम बोलेंगे यस। अगर आपको कॉलोनाइजेशन की बात करनी है तो आजाद कश्मीर आज की तारीख में पाकिस्तान की कॉलोनी है, जहां पे कि रिसोर्सेज को पूरा अब्यूज किया गया है, उसका पूरा इस्तेमाल किया गया है और उनकी आजाद कश्मीर के लोगों को कुछ नहीं दिया इन्होंने वापस बदले में। ना बिजली मिली, ना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ, ना गांव कनेक्ट हो सके बिजली से,
ना कोई गांव कनेक्ट हो सके रेल और रोड लिंक से, ना मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके। कॉलेजेस भी प्रोवाइड किए तो वो कॉलेज का मतलब क्या, जहां पे आधे टाइम बिजली नहीं और जहां पे आधे टाइम टीचर नहीं। करप्शन इतनी ज्यादा है। फिर जो इनका वोटिंग प्रोसेस है उसे पूरा हाईजैक किया हुआ है पाकिस्तान मिलिट्री ने। वो रिटायर्ड वहां के जो अपने आर्मी ऑफिसर हैं उनको जमीनें फ्री में अलॉट करते हैं आजाद कश्मीर में। ऐसे उन्होंने इन्वेड किया है आजाद कश्मीर। और ये जो कर्नल्स हैं इनको एकड़ के एकड़, मल्टीपल एकड़ में जमीनें दी हुई है। वहां पे ये खेती भी कर रहे हैं, कोई टैक्स नहीं लग रहा है इनके ऊपर। दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ। वहां पे फार्म हाउसेस बनाए हुए हैं और इन्हीं रिटायर्ड कर्नल की किसी वाइफ को ये टिकट पकड़ा देते कि आप इलेक्शन लड़ो। उसको कोई भी नहीं जानता, पर इलेक्शन रिजल्ट में वो जो रिटायर्ड पाकिस्तानी ऑफिसर की जो वाइफ है वो इलेक्शन जीत जाती है। तो ऐसे तो वहां पे इन्होंने मैनिपुलेट करके रखा है। तो देखिए, जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसको इलीगल करार कर दिया है आसिम मुनीर ने कि इट इज इलीगल, इट इज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दहशतगर्दी फैलाते हैं ये। पर ये भूल रहे कि आईएसआई ने तो इनको दहशतगर्द बना के इनको ये नरेटिव पढ़ा है कि आजादी आजाद कश्मीर को नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका नाम ही आजाद कश्मीर है, वो पहले से ही आजाद है। कहते आजाद करवाना है आपने हिंदुस्तान वाला कश्मीर। तो ये नरेटिव पढ़ा के, ये चूरन खिला के, लाहौरी चूरन इनको भेजते रहे यहां इंडिया और ये टेररिज्म फैलाते रहे। इनको आउटपुट कुछ नहीं मिला, इनको बदले में कुछ नहीं मिला। और इनको अब पता चल रहा है कि इनका सिर्फ इस्तेमाल हुआ है, इनका बेवकूफ बनाया गया। इनके लिए ये सिर्फ एक कॉलोनियल एंटिटी है, बाहरी लोग हैं। क्योंकि यदि इन्हें मेडिकल इलाज के लिए जाना पड़ता है, ये चेक पॉइंट पे परमिशन लेते हैं कि क्या हम इस्लामाबाद जा सकते हैं अपने बच्चे का इलाज करवाने के लिए। यदि ऊपर से हाँ हुआ तो ठीक, यदि वो इंडिविजुअल के खिलाफ कोई पुरानी पुलिस कंप्लेंट या कुछ है तो उसे मना कर देते कि भाई नहीं, तुम्हें इजाजत नहीं है। और फिर पाकिस्तान की फौज आजाद कश्मीर में क्यों मौजूद है? उसने अलाउ किया उनको वहां रहने के लिए। उसका वहां रहना ही इलीगल है। इसके अलावा बिल्कुल सर, उनका वहां पे रहना ही इलीगल है। पाकिस्तान में सर एक और चीज आज होने वाली थी, वो है उनका बजट आने वाला है। और ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि पिछले 2 बार से डेढ़ बजट का एक्सटेंड हुआ, क्योंकि आर्मी को जितना अपना इंक्रीमेंट चाहिए था, बजट में जो अपना शेयर मांग रहे थे, वो इसको लेके एक तनातनी बनी हुई थी, इसीलिए बजट के डेट आगे बढ़ रहे थे। आपको क्या लगता है, आर्मी को पाकिस्तान में अपना जो बजट है उसमें जो उनका ग्रोथ जो चाहिए था, जो शेयर चाहिए था, वो मिल जाएगा? वो कहते कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। तो पहली चीज तो जो सिविल महकमा है पाकिस्तान का, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर पाकिस्तान की मिलिट्री ने बोल दिया कि भाई हमें ये चाहिए, मतलब चाहिए। ऊपर से आप देखिए ना, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने एक यूरोपियन फोरम में साफ साफ बताया है कि पाकिस्तान बड़े सालों से 1980 से यूक्रेन से T-80 टैंक्स बहुत बड़ी तादाद में लिए इन्होंने। वो इंडिया के खिलाफ इन्होंने बार बार इस्तेमाल किया है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अल खालिद टैंक चाइना की मदद के साथ भी बनाया है, जिसका इंजन यूक्रेन से ये लेके आते हैं। और यूक्रेन की एक कंपनी है, वेपन कंपनी, जिसको इन्होंने मतलब डेट से निकाला है। वो $67 मिलियन डेट में थी, कर्जे में थी। और उस कंपनी को इन्होंने कर्जे से बाहर निकाला पाकिस्तान में। और जब रशिया यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई तो अमेरिका ने पाकिस्तान को बोला कि आप 155 mm जो शेल्स हैं आर्टिलरी के, वो आप बना के भेजे यूक्रेन। ऊपर से अब रशिया के साथ किस मुंह से पाकिस्तान मदद मांगेगा और किस मुंह के साथ जाएगा और उसके साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है। इसी की बदौलत रशिया ने एक मिलिट्री पैक्ट कर लिया है अफगानिस्तान के साथ। बिल्कुल। तो जो जैसा सोएगा उसे वैसा इनाम वापस मिलेगा। तो अंजाम आप देख लीजिए। और देखें,
अब तालिबान भी, ये जो पीओजेके में जो ये डिस्टरबेंस शुरू हुई है, इसमें तालिबान भी उभर के मदद करेगा। बीएलए ने तो सपोर्ट अपना प्रकट कर ही दिया है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं इनको, इनकी आजादी के लिए पाकिस्तान आर्मी से। ऊपर से देखें, पीओजेके का बहुत जबरदस्त रेलेवेंस है। ये कनेक्ट करता है पाकिस्तान को, चाइना को, सेंट्रल एशिया को, कश्मीर से लेके तो, और सीपेक का जो प्रोजेक्ट है ये पीओजीबी से ही होते हुए जाता है। तो जो ये काराकोरम हाईवे है, सीपेक का रूट हो गया, स्ट्रेटेजिक एक्सेस टुवर्ड जिंगजियांग हो गया, और मैं तो इतना ही बोलूंगा कि इन्होंने दवन्नी चवन्नी एक दूसरे में आपस में बांट लेनी है, फटे हुए कपड़े और कटोरा लेके। बाकी इनके पास कुछ है नहीं, जो भी था वो आवाम से वापस ले लिया है। 400 रुपए लीटर तो पेट्रोल हुआ है, खाना अलग से अनअफोर्डेबल है, इनकी स्टेपल डाइट के तौर पे नॉनवेज है, नॉनवेज अनअफोर्डेबल हो गया है पाकिस्तान में आज की तारीख में। ठीक है, ईद हुई थी, कहते बकर ईद में कोई भी अफोर्ड ही नहीं कर पाया बकरे खरीदने, कहते वो उन्हें कंबाइन करके 3-3 4-4 फैमिलीज इकट्ठे होके तब जाके एक एक बकरा खरीद रहे थे ये ईद के लिए। तो देखे इनकी हालत बहुत खराब है, इनको खाने के लाले पड़े हुए, इनको ट्रांसपोर्ट के लाले पड़े हुए, इनको जो कमर्शियल डीजल ट्रक्स है वो नहीं पूरे तरीके से चल रहे, इनकी ट्रेड अफगानिस्तान बॉर्डर वाली बंद हो चुकी है, इंडिया के बॉर्डर पे ट्रेड थी नहीं, वो भी खत्म है। ईरान के बॉर्डर पे बिल्कुल वो जो इनके इलीगल ट्रेड ऑफ नार्को ट्रेड जारी है, और ईरान से जो तेल आ रहा है उसकी स्मगलिंग भी जारी है। ऊपर से पाकिस्तान ने रोड और रेल लिंक का एक्सेस दिया है ईरान को कि वो अपना ऑयल और रॉ मटेरियल चाइना को भेज सके पाकिस्तान के जरिए। तो देखें, ये डबल स्टैंडर्ड्स कुछ हद तक चलेंगे, पर लंबी देर के ये मोहताज नहीं है इनका अमेरिका सब देख रहा है, और पाकिस्तान पे गाज गिरेगी जब वक्त भी सही होगा, समय और जगह भी सही होगी, तब अमेरिका पाकिस्तान को भी मजा चखाएगा। पर फिलहाल बहुत बहुत पाकिस्तान की हालत खराब है। यस सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम पहलुओं को समझाने के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही यदि जियोपॉलिटिक्स से संबंधित आपके मन में कोई भी सवाल है जो आप मेजर समरपाल सिंह तुल से पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपके सवाल को सर के सामने रखेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद सर।